गुड मॉर्निंग। आ गए सभी? चलो ठीक है। स्टार्ट करें? आवाज आ रही है पीछे? ठीक। तो नया सिलेबस आ गया आपका है। सिलेबस एनालिसिस किया आप सभी ने? नहीं? साइंस का सिलेबस किस किस ने देखा है अभी तक? आपने देख लिया? आगे पीछे? चलो ठीक है। तो मैं एक बार पहले सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, देन फिर आगे की बात करेंगे कि कौन कौन सा क्या अप्रोच रहेगी हमारी। ठीक है, चलो। तो पहले आपका लगभग 3 पार्ट थे साइंस के, अभी चौथा भी जुड़ गया। सबसे पहले बायो का पार्ट है, दूसरा केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स का है, और एक पार्ट और थोड़ा सा पहले भी था लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया है पहले से, टेक वाला पार्ट, जिसको आप साइंस और टेक कंप्लीट बोलते हो। टेक्नोलॉजी मतलब आपका जो तकनीक वाला पार्ट है। अच्छा, कोई बताएगा बायो के अंदर कुछ नया कुछ जुड़ा है या फिर पुराना ही है सब कुछ? कोई भी? क्या क्या टॉपिक है बायो में? कोई भी नहीं? पुराना नया कुछ? सॉरी? डिजीज। देखो, बॉडी के अंदर सबसे सबसे पहली चीज है, एक पार्ट आपका जो जुड़ा है पहले नहीं था, जैसे न्यूट्रिशन। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है यहाँ पे? हिंदी मीडियम वाले हाथ ऊपर करो, और इंग्लिश वाले? ठीक, थैंक यू। न्यूट्रिशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हैं? पोषण बोल देते हो आप। अब न्यूट्रिशन में यहाँ पे आपको दो चीज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सिलेबस को कि एग्जैक्ट आपको पढ़ना क्या क्या है। जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, न्यूट्रिशन के अंदर पहले आप पढ़ते थे कि न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स पढ़ते थे, मतलब पोषक तत्व, क्या खाते हो क्या पीते हो नॉर्मली। तो इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना होता था? आपको पढ़ना होता था फैट पढ़ना है, ठीक है, प्रोटीन पढ़ना है, वाइटामिन्स पढ़ने हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, मिनरल्स पढ़ने हैं, ये सारा सब कुछ पढ़ना होता था। लेकिन इससे पहले आपको अब एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस आपका पहला पेपर हो रहा है, पहली बार आप पेपर दे रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पर पेपर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि डेप्थ कितनी आएगी और कौन कौन से टॉपिक ये कवर करने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्ट जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करते हो ना, पोषण की बात करते हो, तो आपको सबसे पहले चैप्टर और पढ़ना होता है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, आपने नाम सुना होगा। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन करना कैसे है, और दूसरा फिर हम स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन करना किसका है। भाई, किसी चीज़ को खाओगे और चबाओगे, पाचन करोगे, डाइजेशन करोगे, तो डाइजेशन करना है और किसका करना है। ये न्यूट्रिएंट्स हैं टोटल, ये पूरा पार्ट मिलाकर आपका कहलाता है न्यूट्रिशन। तो पहला पार्ट हो गया न्यूट्रिशन। तो मैं एक बार सेपरेट स्लाइड ले लेता हूं, जैसे बायो की मैंने सेपरेट ले ली है। तो बायो में सबसे पहला पार्ट क्या हो गया आपका? न्यूट्रिशन हो गया, जिसके अंदर पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक पदार्थ, जिसमें सारे के सारे विटामिन्स वगैरह, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। दूसरा वाला पार्ट है आपका, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे गारंटी के साथ सवाल आने वाला है, जिसको आप क्या क्या नाम दे देते हो? ब्लड ग्रुप। हिंदी में क्या बोल देते हो? रक्त समूह कह देते हो। अब इसमें ब्लड ग्रुप आपको दोनों पढ़ने होंगे, ए बी सी जो भी पढ़ रहे हो आप, इसके अलावा RH भी पढ़ रहे हो आप, तो वो ब्लड ग्रुप का ही पार्ट है। कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी ब्लड ग्रुप वाला पार्ट है, मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको। ब्लड ग्रुप में कहीं कोई सवाल छूटने की कोई वो नहीं रहेगी आपकी। तीसरा वाला, और कोई बताएगा मेरे को इसमें कुछ जुड़ा है नया? नया नहीं जुड़ा, पुराना ही है। तीसरा वाला पार्ट है जिसको आप इसके नाम से जानते हो, ह्यूमन हेल्थ। बीमारियां आपने देखा ना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारी, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, या इन्फेक्टियस या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज इसको बोल देते हो आप। मैं पूरा ह्यूमन हेल्थ डिस्कस करूंगा, पूरा जो भी है, जितने टाइप की डिजीज आपकी होती है वो सारी डिजीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब आप जिस चैप्टर का नाम है मानव रोग या ह्यूमन डिजीज भी नाम दे देते हो आप, एग्जैक्ट उसको ह्यूमन हेल्थ बोलते हो आप। ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। और बायोलॉजी में चौथा पार्ट जो है वो अपने आप में सेपरेट अलग से एक सब्जेक्ट है हालांकि, लेकिन हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंट, या जिसको आप क्या नाम दे देते हो बेटा? पर्यावरण। एनवायरमेंट जो इकोलॉजिकल चेंज हो गए है ना, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला,
ये सारा का सारा पार्ट आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो, ये वाला, ठीक है, बायोलॉजी में। और कुछ जो है ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं बात करूं आपसे कुछ रटने वाली चीजें, तो रटने वाली चीजें हैं एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। हिंदी में क्या बोलते हुए इसको, आर्थिक महत्व पढ़ना है आपको पादप का और जंतुओं का। आर्थिक महत्व का मतलब है कि क्या काम आते हैं, क्या काम नहीं आते हैं। जैसे अनाज के बारे में आपको पढ़ना है, जो सीरियल्स हैं, दालों के बारे में आपको पढ़ना है। आपसे पूछ लिया गया कि आम, मैंगो का नाम बता दो आप, या मैंगो का कौन सा जो है एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। आपसे पूछ लिया स्ट्रॉबेरी के बारे में, काली मिर्च के बारे में पूछ लिया गया था रिसेंटली अभी कि काली मिर्च कौन सा है। या मैं आपसे पूछूं कि जो फल है, एप्पल का नाम सभी ने सुना है, खाया भी होगा, तो एप्पल जो है एग्जैक्ट कौन सा फ्रूट है, फ्रूट है भी कि नहीं है ना। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये तो हो गया प्लांट वाला पार्ट। एनिमल वाले पार्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है, बफेलो, भैंस की कौन सी नस्ल है, कौन सी अच्छी, राजस्थान से रिलेटेड कोई सवाल ऐसा पूछ लिया गया है, या मुर्गी पालन हो गया है, फिशरीज के बारे में पूछ लिया है, या सेरिकल्चर एपीकल्चर के बारे में आपने नाम सुना होगा। सेरिकल्चर एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन है ना, मधुमक्खी की कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, या फिर आपने लाख नाम सुना है, लाख के चूड़े बनाए जाते हैं, है ना, उसका रेशम नाम सुना होगा, सिल्क वॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। टोटल सारा थ्योरी वाला पार्ट है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और साथ में मैं क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये था आपका बायोलॉजी वाला पार्ट। इससे ज्यादा और इससे कम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी राजस्थान के रेफरेंस में और छोटी मोटी चीजें और पढ़नी पड़ेगी, लिखा हो ना राजस्थान के संदर्भ में, है ना, तो राजस्थान के रेफरेंस में हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही छोटा कर दिया है बिल्कुल, मतलब ये सिलेबस वैसे पसंद आया नहीं, बीच में से उठा के आपको दे दिया गया है। आपको दे दिया गया है इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज, हिंदी में लिखा हुआ है रासायनिक व भौतिक परिवर्तन, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। सबसे नीचे की तरफ देखना, सेकंड लास्ट लाइन लिखी हुई है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसमें चेंजेस में आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछ जाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट चेंजेस नहीं बताऊंगा, इसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन भी आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा में, ताकि आपका बेस, क्योंकि बेस यहां से, ये देखिए बीच में से उठा लिया यार सिलेबस का पार्ट, तो बीच में से उठा लिया, इसका पहले फाउंडेशन तो मुझे बताना पड़ेगा आपको, तो पहले फाउंडेशन बता दूंगा, देन इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एग्जैक्ट आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल के टाइप में बता देता हूं आपको। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि कटी हुई जो एप्पल है वो लाल हो जाती है, कौन सा चेंज है, फिजिकल है, केमिकल है। आपसे पूछ लिया जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो जल रही है, तो वो कौन सा चेंज है। मैंने किसी अखबार को फाड़ दिया, कागज को फाड़ दिया, ये कैसा चेंज है। बर्फ, आइस जो है मेल्ट हो रही है, ये कैसा चेंज है। ऐसे फर्जी सवाल मतलब कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, लेकिन मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। और थोड़े से लेवल के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जंग लगना, रस्टिंग, आपने नाम सुना होगा रस्टिंग के बारे में, तो जंग लगना है, या चांदी का काला पड़ना है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये कौन से चेंज है, कौन से परिवर्तन है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। इसके अंदर आपसे एक सेपरेट पार्ट है जिसको मिलाकर इन्होंने लिख दिया है, कम से कम सिलेबस को तो वेल डिफाइंड तरीके से इनको बताना चाहिए था। एसिड बेस दूसरा टॉपिक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, अम्ल क्षार। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अम्ल एसिड होते क्या है, दूसरा क्षार क्या होते हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन से। जैसे आपसे H2SO4 के बारे में पूछ लिया गया कि इनकी पीएच क्या है। एक बार आपसे रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि नींबू की पीएच क्या होती है, ऐसे सवाल पूछ लिया गया था आपके राजस्थान किसी एग्जाम में था। नींबू की पीएच, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। या फिर चींटी जो डंक मारती है, कभी आपने देखा हो चींटी काट लेती है, लाल कलर वाली, अच्छी और बुरी दोनों चींटी होती है ना, बुरी वाली, लाल वाली, तो आपने रेड कलर का रैश हो जाता है आपकी बॉडी पे, वो कौन से अम्ल के कारण होता है, कौन से एसिड के कारण होता है, कोई बताएगा। फॉर्मिक एसिड के कारण। फॉर्मिक एसिड आपसे पूछा गया था, आप बहुत सारे लोग जवाब दे देंगे, लेकिन वहां पे फॉर्मूला पूछा गया था। फॉर्मूला कैसे पूछा गया, आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे ऐसे, यस, ऐसे सवाल पूछे गए थे। ये लास्ट में COOH है ना। अब आपसे ये जब ऐसा कुछ लिख देते हैं ना, तो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले तो पहले घबरा जाते हैं कि ये क्या लिख दिया, है ना। साइंस वाले थोड़ा सा डील करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो इसको देख के बोलते हैं कि नहीं आता, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मिक एसिड कौन सा है ये नहीं पता। अगर आप डायरेक्ट ऐसा कुछ पूछ लेते, ऐसा कुछ लिखा रहता फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड या कुछ और ऐसा लिखा होता नाम,
तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। और अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम करवा रहा है तो लेवल की उम्मीद तो की जा सकती है उससे। आरपीएससी वाले तो देखो फर्जी है, बट अधीनस्थ बोर्ड से आप उम्मीद कर सकते हो कि थोड़ा ठीक ठाक लेवल का आपको देने वाले हैं वो। तो आपको नाम के साथ में कम से कम फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। तो फॉर्मूले वगैरह मैं सारे डिस्कस करूंगा आपसे क्लास में, टोटल सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एसिड बेस हो गया और फिजिकल और केमिकल चेंज हो गया। एंड द लास्ट वन इज तीसरा पार्ट केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको कुछ लिखा हुआ तो सिर्फ देखो यही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा हुआ है शायद इसमें, और इसके अलावा हाँ ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है, खाने का सोडा और सोप एंड डिटर्जेंट लिखा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी कंपाउंड है उनके फॉर्मूले और उनके काम आपको पता होने चाहिए। लिखने को सिर्फ 2-3 नाम लिख रखे हैं इन्होंने, लेकिन आसपास की सारी चीज लपेट देते हैं ये, ठीक है। खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इनसे नहीं, टोटल जितने भी 2-5 एक लिस्ट है अपने पास, टोटल एनसीईआरटी की लिस्ट है, वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसमें आपको फॉर्मूले के साथ नाम और काम आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या काम आता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कोई बताएगा फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का? कोई नहीं? अच्छा साइंस वाले कितने इधर? यार आप तो बता ही सकते हो। नहीं, नो आइडिया। काम ब्लीचिंग एजेंट मतलब होता क्या है? कलर उड़ाने वाला, विरंजक बोलते हैं इसको हिंदी में, विरंजक चूर्ण। विरंजक, रंजक मतलब रंग देने वाला, और वी का मतलब हटा देना, तो रंग हटा देता है। अगर जैसे रेड कलर का कपड़ा है, रेड कलर के कपड़े के साथ रख दो, लाल कलर उड़ जाएगा, पूरा सफेद रह जाएगा कपड़ा, है ना, कलर फेड कर देता है ये, ठीक है। तो ऐसा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गए आपके इसके अंदर। और लास्ट में एक अलग से एक सेपरेट टॉपिक है जो इन्होंने एक ही साथ लिख रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सोप और डिटर्जेंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो? साबुन और अपमार्जक। इन कैसे बनते हैं, क्या इनके काम है, इनके काम करने की जो फंक्शनिंग है, कैसे काम, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें देखने वाले। तो ये हो गया केमिस्ट्री, इससे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं है आपके। मतलब ओवरऑल 3 टॉपिक है, पहला फिजिकल केमिकल चेंज, सेकंड सोप एंड डिटर्जेंट, और तीसरा एसिड बेस। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, बस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको रट लेनी है, एक तरीके से याद ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। लास्ट में आता है आपका फिजिक्स वाला पार्ट। फिजिक्स में क्या क्या दिया है? फिजिक्स में एक चैप्टर हटा दिया है आपका, जो इंपॉर्टेंट था और काफी ठीक ठाक था पढ़ने में भी, बाकी आगे भी काम आता आपको, वो हटा दिया है, जिसका नाम है लाइट। शायद हटा दिया, शायद वो ना, हाँ हटा दिया। लाइट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बाकी सारे एग्जाम में भी आपको काम आ जाता, लेकिन यहां पर एक तो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप क्या नाम दे देते हो? विद्युत नाम दे देते हो। अच्छा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, सवाल भी मैंने लगभग करवा दिए हैं इस पे, आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, वैसे और भी क्लास में कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा नया जो टॉपिक जुड़ा है इसका नाम है हीट, उष्मा। बहुत सही ठीक ठाक सवाल पूछ लिए जाते हैं हीट, क्योंकि अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नॉर्मल बुखार कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? नॉर्मल जब बुखार हो रहा है आपको, वो कितने डिग्री, अच्छा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इतना फर्जी सवाल पूछा गया है, 37 डिग्री सेल्सियस आपसे पूछ लिया गया आपके शरीर का तापमान बताइए, और आपसे किस में पूछा गया? फ़ारेनहाइट में, ठीक है। लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को वापस डिग्री सेल्सियस में कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, बुखार के टाइम पर कितना हो जाता है, ऐसे सवाल पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो बाकी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए लोहे की रोड है, इसको मैं अगर इधर से गर्म करता हूं तो जाहिर सी बात है इधर से गर्म हो जाएगी। ये कौन सा मेथड है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ये हीट में आएगा। सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्शन, चालन, ठीक है। वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो स्केलिंग में आपको बता दूंगा, जो टेम्परेचर की, तापमान की जो स्केल होती है, स्केल में इसमें बता दूंगा। टोटल हीट वगैरह का सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। तीसरा पार्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें तीसरी चीज लिखी भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करेंगे, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। आपको सिर्फ टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा लिखी हुई है।
भाई कार्य और ऊर्जा ये आपस में ऐसा मान लो, जब ये टॉपिक आएगा तो ये तो इसकी धर्मपत्नी है, ये तो आएगी 101%, ठीक है। तो ये दोनों आएंगे तो पावर का नाम तो हमेशा आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड टॉपिक है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नहीं पढ़ना कि मैं वर्क पूछा है, कार्य पूछा है तो सिर्फ कार्य पढ़ूंगा। कार्य पूछा है तो उसके आसपास फिर पूरा के एनर्जी से भी सवाल आएगा, अगर एनर्जी आई है तो फिर पावर से भी सवाल आएगा। तो हम यहाँ दायरा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हल्का सा दायरा बढ़ा के वर्क और एनर्जी के अलावा हम और थोड़ा सा पावर भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपको वर्क, अब वर्क में अगर आपको समझा रहा हूं ना, तो वर्क समझाने के लिए मुझे एक फिजिक्स का एक टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा। कोई बताएगा मुझे? फोर्स, बल, इसके बिना तुम्हें वर्क समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा ना वर्क होता क्या है, कार्य क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जब लिखूंगा तो उसमें फोर्स लिखा हुआ आएगा और फोर्स मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सेम जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं उससे काम नहीं चलेगा, उसका थोड़ा सा दायरा हमको बढ़ाना पड़ता है। ऐसे जैसे मैं ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ब्लड ग्रुप पढ़ाने से पहले मुझे आपको क्या पढ़ानी पड़ेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्योंकि ब्लड ग्रुप डायरेक्ट पढ़ाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब मैं नाम लूंगा एंटीजन, एंटीबॉडी, तो आप बोलोगे सर एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ब्लड में होता है। तो मुझे पूरा पहले ब्लड पढ़ाना पड़ेगा, देन आपको समझ में आएगा ब्लड ग्रुप। तो मैं डायरेक्ट उठा के ब्लड ग्रुप तो रटवा दूं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा सा दायरा बढ़ाना होता है। ये हो गया फिजिक्स का। तो फिजिक्स में कितने टॉपिक अपने पास, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और दूसरा कौन सा हो गया, ऊष्मा, हीट, ठीक है। हीट के बाद वर्क, पावर और एनर्जी, ये 3 टॉपिक हो गए, जो ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है। लास्ट में आता है आपका कौन सा वाला पार्ट, टेक वाला पार्ट। सिंपल है, एक आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, ठीक है ना, इसके बारे में वाईफाई क्या होता है, वाईफाई से पूछ लिए सवाल। इंफ्रारेड, पहले याद है ब्लूटूथ यूज किया करते थे आप चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, इंफ्रारेड यूज करते थे, वो सारी चीजें इसमें आएंगी टोटल, ठीक है। बेसिक सवाल आएंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। दूसरा वाला पार्ट है स्पेस वाला। स्पेस में, स्पेस के साथ आपको सैटेलाइट मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। सैटेलाइट कौन कौन से, करंट में कौन से सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, आपको जितने रिकॉर्ड, हमारे 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारी डेटाबेसिस चीजें, हिस्ट्री स्पेस की, और करंट में जो चल रहा है वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। तीसरा आता है, आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा अपने रक्षा विभाग में, डिफेंस, डीआरडीओ नाम सुना है। तो डीआरडीओ से रिलेटेड जो भी सवाल करंट में जो भी चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। और यहां पर मेरे को आपको पढ़ाना डिफेंस, तो डिफेंस का जब नाम आता है तो डीआरडीओ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो डीआरडीओ बना था, कैसे बना था, इन सब चीजों के बारे में डेटाबेसिस चीजें आपको पढ़नी होती है। ये आपका पूरा पार्ट है टेक वाला, ठीक है। और टेक को हम किसके रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट राजस्थान में कैसे, राजस्थान में कहां पर इसका विभाग है, कब ये विभाग बना था, ठीक है। ये सारा का सारा आपको यहां पर पढ़ना है। जो हिस्ट्री है वो आपको यहां पर राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी, ये आपका सिलेबस था। अब इस सिलेबस में 1-2 चीजें मैंने छोड़ दी हैं लास्ट में, जो है राजस्थान वाली, वो अलग से हम पढ़ेंगे। एक वानिकी, जिसमें आपने देखा हो एग्रीकल्चरल साइंस है आपके, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो एनवायरनमेंट वाले उसमें साथ में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो ये सिलेबस है। इस सिलेबस में किसी को कोई पूछना है, कोई पॉइंट, कोई भी डाउट कि सर ये पूछा जा सकता है या नहीं, कुछ और कोई भी डाउट नहीं? डिफेंस में आपको मिसाइल्स के बाद डिफरेंस, पुराने वाले में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा थे सर, वो यहां से हटा लिए हैं, ठीक है। पुराने वाले में कुछ ज्यादा, थोड़ा बड़ा था सिलेबस, और बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, ये पुराने वाले में भी थे, ठीक है। एक वर्क पावर एनर्जी नहीं था, ठीक है, ये, और एक जो न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं वो पुराने वाले में नहीं था, ठीक है। डिफेंस भी नहीं था, टेक वाला पार्ट तो थोड़ा अलग ही था, ठीक है। ये रिमोट सेंसिंग हटा दिया है, जो पहले वाले में था, इस वाले में नहीं है, ठीक है। ये तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एज यूजुअल बायो से स्टार्ट करूंगा शुरू से, ठीक है। और बायो में न्यूट्रिशन से स्टार्ट करूंगा। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले टॉपिक आप डाल लीजिए, ये एक तरीके से बोनस है आपके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम समझाऊंगा तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी आपको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो पहले सिस्टम समझने से पहले आपसे एक सवाल मेरा ये है कि व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या होता है, डाइजेशन।
कोई भी, एनीवन, सब आप ही बता दो। बोतल का है आपकी आज? आज साफ लग रहा है पानी, थोड़ा धुंधला नहीं लग रहा? अच्छा, नवरात्रा स्टार्ट हो गए अभी, कोई बात नहीं। और कोई जवाब? सॉरी, फूड का ग्लूकोज में टूटना ऑलवेज, मतलब आप कुछ भी खाओ आपको ग्लूकोज ही मिलने वाला है मेनली। चलो ठीक है। और नाक खराब, नाक मत कटवाओ साइंस की यार। मैथ्स या बायो? मैथ्स, फिर थोड़ा रिलीफ। हाँ, मैथ्स या बायो? मैथ्स, चलो फिर बच गए तुम। बायो वाला कोई भी नहीं है? कोई होगा तो भी नहीं बताएगा अब तो। पीछे से डाइजेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है? नॉर्मल आपको जो जवाब आता है वो दे दो यार, मतलब कोई देसी जवाब आता हो। नहीं? चलो सीधी सी बात ये है, डाइजेशन का मतलब मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं आपको कि व्हाट इज डाइजेशन। आप नॉर्मली क्या क्या चीजें खाते हो आपके डेली बेसिस पर? हाँ मैम बताइए, क्या क्या खाते हैं आप? खाना खाते हैं, तो खाने से क्या क्या चीजें मिलती है आपको? मेनली आपको खाने से मेनली 3 चीजें मिलती हैं, जो बड़ी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा जिसको कार्ब्स बोल देते हो आप, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा जो अमूल बटर में ले रहे हो आप लगातार धुआंधार तरीके से। ये 3 चीजें। लेकिन बात इतनी सी है कि जब आप प्रोटीन खाते हो, चिकन मुर्गन खा रहे हो आप धमाधम, सोयाबीन खा रहे हो, दाल खा रहे हो, क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। रोटी खा रहे हो, रोटी से मिलता है स्टार्च। चावल खा रहे हो, आलू, शकरकंद, ठीक है, इन सब से क्या मिलता है? स्टार्च। स्टार्च अपने आप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और आप घी, तेल, ये सब कुछ खा रहे हो, पनीर वगैरह, पनीर वगैरह से पनीर के साथ प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। एक तरीके से इसको आप ये नाम दे सकते हो, ये, ठीक है, इससे मिलता है आपको ये। जब आप ये खा लेते हो तो ऐसा मान लो कि घी खाया आपने या बटर खाया, तो क्या बटर से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। रोटी खा ली तो रोटी से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं। या चिकन खा लिया, चिकन से डायरेक्ट, नॉनवेज वालों के लिए चिकन और वेज वालों के लिए पनीर मान लें, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इनसे आप ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, एनर्जी आप इनको, आपको ये प्रोवाइड नहीं करेंगी। फिर क्या करें? इनको आपको क्या करना पड़ेगा? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब समझते हो अंग्रेजी में? हिंदी में जटिल यौगिक हैं। क्या है ये? जटिल यौगिक है, ठीक है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, लेकिन हमको इनको तोड़कर सिंपल कंपाउंड में बदलना पड़ेगा, मतलब सरल यौगिकों में बदलना पड़ेगा। लाइक अगर मैं प्रोटीन को तोड़ता हूं तो प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटेगा बेटा? प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड के अंदर। एमिनो एसिड नाम सुना होगा आपने? तो प्रोटीन किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में टूटते हैं बेटा? वो टूट जाते हैं आपके शुगर में, इसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो? शर्करा। और जो फैट है, फैट किस में टूटता है बेटा? फैट टूटता है फैटी एसिड, जिनको आप हिंदी में बोल देते हो वसा अम्ल। इनके बारे में मैं बताऊंगा सब चीजों के बारे में। तो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है बताओ? जैसे इस दीवार को अगर मैं तोड़ता हूं, ये दीवार जो है, इस दीवार को अगर मैं तोड़ता हूं तो एक एक ईंट अलग अलग कर दूं मैं इस तरीके से। तो जैसे प्रोटीन को तोड़ूंगा तो प्रोटीन की अलग अलग एक ईंट क्या कहलाएगी? एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ूंगा किसमें? शुगर में। अगर फैट को तोड़ता हूं तो किसमें? फैटी एसिड में। ये सारे कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक हैं और ये सारे के सारे सरल सिंपल कंपाउंड हैं। इन सब से आप एनर्जी ले सकते हो, जबकि इन सब से आप एनर्जी नहीं ले सकते। तो इनको इनमें बदलना, अब अपने आप कैसे बदलेंगे सर? अपने आप नहीं बदलते हैं। यहां पर आपको कुछ क्या काम आते हैं? कुछ केमिकल काम आते हैं, और वो केमिकल्स कहलाते हैं एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। तो आप कहो कि सर हिंदी में जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलना किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपलर कंपाउंड, बस विद द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम, ठीक है। किसी भी एंजाइम की सहायता से यौगिकों को, कौन से वाले? जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ देना डाइजेशन कहलाता है। बस ये डाइजेशन है, और इससे आप एनर्जी ले सकते हो। तो आप जो भी कुछ खा रहे हो, ये मशीन तोड़ रही है लगातार। किसमें किसको तोड़ रही है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, जटिल को सरल में तोड़ रही है। तो ये आपका होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखूं, तो डाइजेशन की डेफिनेशन आप अब लिख सकते हैं यहां से।
डाइजेशन या पाचन। तो मैंने क्या लिखा कि सर सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो गया किसमें? सिंपल कंपाउंड में। जटिल यौगिक का टूटना किसमें? सरल यौगिकों में। आपको कोई भी ऐसा पेपर नहीं देना जिसमें आपको कोई आंसर राइटिंग करनी है या डेफिनेशन लिखनी है, समझ में आनी चाहिए चीज, और इस लाइन से आप आराम से समझ सकते हो कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। बस ये। तो यहां पर एक बात खत्म होती है कि डाइजेशन का एक मोटा मोटा आपको ये पता चल गया कि होता क्या है डाइजेशन, मतलब टूटना, सीधी सी बात है ना, भोजन का टूटना। टूटने का मतलब टुकड़ों में नहीं तोड़ना है आपको, केमिकली तोड़ना है। उनके बॉन्ड होते हैं अंदर, बंध होते हैं, उन बंधों को तोड़ना है, ठीक है, ये चीज है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है यार? कौन कौन सी चीजें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती हैं? कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में या किससे मिलकर बना है? कोई भी। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, ये बता दो। बहुत बेसिक सी चीज है यार। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जुगाड़ तो होगा अंदर, कुछ औजार पाती हैं तोड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको आप ही के तरीके से समझाता हूं। मान लो कि मुझे इस दीवार को तोड़ना है, मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली, एक तो इसको तोड़ने के लिए औजार पाती चाहिएंगे, जैसे बुलडोजर चाहिए, हथौड़ा, छेनी, कुछ भी चाहिए। और दूसरी बात, तोड़ने वाला अपने आप, जैसे मैंने सामान रख दिया अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगी, तोड़ने वाला भी तो चाहिए। तोड़ने वाला कौन? मजदूर। तो ऐसे हमको यहां पर तोड़ने का काम करना है। तो मैंने कहा कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला, आपके जितने भी औजार हैं जिनको आप नाम दे देते हो, लिखना नहीं है ये, टूल्स, जो टूल्स आप यूज करने वाले हो। दूसरा, जो मजदूर है, जो लेबर है। अब जो मजदूर है और जो औजार है वो देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने दीवार को तोड़ने के लिए छेनी, हथौड़ा वगैरह यूज कर लिया, ठीक है। और मजदूर जो आएंगे, अब मजदूर कौन है? तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन है जो तोड़ने का काम करते हैं? तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई क्या होंगे अंदर, अंग्रेजी में क्या कह दूं, ऑर्गन ही होंगे। और जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गन क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी में क्या कहलाएंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। बताओ, ये तो हो गए मजदूर। जैसे एग्जांपल के तौर पर माउथ है, टीथ है, टंग, जीभ है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना, स्टमक है, ये सब तोड़ने का काम करते हैं। तो ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट क्या हो गया? डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचक अंग। अब ये जो स्टमक डाइजेशन करेगा, किससे करेगा? आपने कहा टूल से करेगा। टूल्स क्या हैं? तो आप कहेंगे सर टूल्स हैं एंजाइम, एंजाइम से तोड़ेंगे हम। तो हमने कहा सर एंजाइम्स कहां से निकलते हैं? आपने बोला सर एंजाइम्स निकलते हैं सर ग्लैंड से। ग्लैंड का मतलब क्या है सर? ग्रंथि से। तो सर जो ग्रंथि पाचन में या डाइजेशन में हेल्प करती है, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो बताओ? पाचक ग्रंथि कह देते हो। आया समझ में? तो टूल्स क्या है? एंजाइम। और एंजाइम्स कहां से निकलते? ग्रंथियों से निकलते हैं। भाई हार्मोन्स और एंजाइम कहां से निकलते हैं? ग्रंथियों से, ग्लैंड से। तो आप ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट बताइए मुझे, तो आपने कहा कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में कैटेगराइज है। पहला क्या हो जाएगा बताओ? तो आपने कहा सर डाइजेस्टिव ऑर्गन। हिंदी में क्या लिख दूं बताओ? तो आपने लिख दिया सर पाचक अंग। दूसरा क्या बोला सर आपने? जो टूल्स थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हिंदी में क्या लिख दूं?
पाचक ग्रंथियां। ये दो पार्ट में एक बार कैटेगराइज कर दो, इसके नीचे की जगह छोड़नी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं मैं आपको। लिख लिया? तो अब बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले किसके बारे में? डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो अगर अब आप नॉर्मल एक बेसिक नॉलेज भी लगाओगे, कोई जरूरी नहीं साइंस पढ़ना है इस बारे में। अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात भी करें तो आपको पता है, बेसिक ऑर्गन्स तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं जो मैं अभी लिख रहा हूं वो आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नीचे लिखना है। अगर मैं सबसे पहले, खाना यहां से स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए नोज है, खाना यहां से स्टार्ट होता है, बॉडी के अंदर एंटर होता है। उसके बाद आप खाने को पहले चबाते हो, चबाओगे तो दिस इज माउथ कैविटी, या जिसको आप क्या कह देते हो बेटा, माउथ, या हिंदी में क्या बोल दोगे, मुख कह दोगे। अब गले से जस्ट नीचे जब उतरेगा तो यहां पर इस जगह पर, ये वाली जो जगह है छाती के अंदर, इसको आपको क्या कहना है, ये आगे जाकर खुलता है आपके किसके अंदर, स्टमक में। ठीक है, ये जो गले वाला पार्ट है ना, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स। हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है फूड पाइप। क्या बोलते हैं इसे, फूड पाइप। ये इसका दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। बहुत बढ़िया नाम है इसका हिंदी में, ग्रसिका, या इसको और हिंदी में बोल देते हैं भोजन की नली, ग्रास नाल भी कह देते हैं। हिंदी में बहुत सारे नाम है इसके। अंग्रेजी में फूड पाइप या ईसोफेगस, हिंदी में ग्रसिका। कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रसनी है, ये ग्रसिका है। फेरिंग्स है और ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस किस में ओपन होती है, आपके स्टमक में। स्टमक आगे खुलता है एक ऐसी नली के अंदर, जिसको आप क्या कह देते हो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में बोल देते हो छोटी आंत। और लास्ट में ये खुलती है एक बहुत बड़ी वाली नली में, ऐसी। ठीक है, ये बड़ी नली वापस ऊपर जाकर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आती है। तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बस इतना ही बना रहा हूं। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको क्या कह देते हैं, बड़ी आंत्र कह देते हैं। और ये बड़ी आंत्र एनस, गुदा से बाहर की तरफ खुल जाती है। मतलब अगर मैं डाइजेस्टिव ऑर्गन की अगर बात करूं तो जहां से खाना खाते हो और जहां से निकालते हो वहां तक ये पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन है। और इसको एक लाइन में आप क्या कह सकते हो पता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या कहते हो आप, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर मैं आपसे ऑर्गन या अंगों के बारे में पूछूं तो क्या बोलोगे, सर आहार नाल नाम दे देना बस। आपसे पूछे आहार नाल का मतलब, आप बोलना सर माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर खत्म होती है। सबसे पहले माउथ, फिर गले में फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में क्या बोलना है, मुख गुहा, ग्रसिका, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा। ठीक है, ये मैंने ऐसा थोड़ा सा डायग्राम बना के लिखा है और इसके जो पार्ट्स हैं मैं लिख देता हूं अगली स्लाइड पे।
मैं लिख देता हूँ आगे सही स्लाइड पे, ये मैंने बस रफली डायग्राम बनाया है। डाइजेस्टिव ऑर्गन में लिखना है आपको, ये है ना, पाचक अंग जो है ना उसमें लिखना है। तो मैं लिख दूं आगे इसको। तो आपके पास में डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरफ जो मैंने लिखवाया था 2 पार्ट में कैटेगराइज करा के, या इसको हिंदी में लिख दूंगा मैं पाचक अंग। तो पाचक अंग में क्या क्या लिखूंगा बताओ, इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल। इस आहार नाल के भाग आपको क्या लिखने हैं? सबसे पहला माउथ लिख देना है। बताओ माउथ किस में खुलेगा आगे जाके? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में। माउथ को हिंदी में लिख देता हूं मैं मुख, इसको हिंदी में लिख देता हूं ग्रसनी। ये किस में खुलेगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हिंदी में लिख देते हैं ग्रसिका। फूड पाइप भी बोलते हैं इसका, जो नाम लिख दिया था मैंने। ईसोफेगस किस में खुलेगा बताओ? स्टमक में। स्टमक को हिंदी में क्या बोल देते हैं? आमाशय, जिसको पेट बोल देते हो आप आपके लैंग्वेज में। स्टमक किस में खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में बोल देते हो छोटी आंत्र। और ये किस में खुलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आप क्या बोल देते हो? बड़ी आंत्र। और बड़ी आंत्र लास्ट में खुलता है एनस या गुदा में। ये हैं सारे के सारे क्या? टोटल ऑर्गन्स, मजदूर हैं जो डाइजेशन का काम करेंगे टोटल। ठीक है, ये टोटल डाइजेशन का काम करने वाले। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ऑर्गन समझ में आ गए सभी को? अंग, पाचक अंग। ठीक है, दूसरा कौन सा? टूल्स, औजार। औजार कहां से मिलेंगे? ग्रंथियों से, ग्लैंड से। और कौन कौन सी ग्लैंड है आपके हिसाब से, कौन कौन सी ग्रंथियां ऐसी है जो पाचन में या डाइजेशन में हेल्प करती है? आगे स्लाइड पे बढ़ू एक बार, लिख लिया सभी ने? देखो, हेलो, हाँ, ये मैं क्लास में हूँ, एक बार करूँ वापस? ये जो रेड डॉट मैंने दिखाया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ऊपर से ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए मैंने अलग कलर से दिखाया है। तो यहाँ से अगर मैं फूड के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से होता हुआ ये इस तरीके से होता हुआ ये वापस बड़ी आंत ऊपर की तरफ चढ़ती है। ठीक है, छोटी आंत यहाँ से फोल्ड होती हुई बड़ी आंत वापस ऊपर की तरफ आती है, ऊपर आके फिर इधर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर एनस से बाहर की तरफ खुल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर कुछ इस तरीके से एनस बाहर की तरफ खुल जाता है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गन्स की बात कर चुके हैं, अब ग्लैंड्स की बात करेंगे। कौन यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स ऐसी है जो पाचन में या डाइजेशन में हेल्प करेगी? चलो बताओ, माउथ के अंदर या मुख में ऐसी कोई ग्लैंड है जो एंजाइम एंजाइम देती है आपको, काम वाम करेगी कुछ? आपके अंदर माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसको आप नाम दे देते हैं सलाइवरी ग्लैंड।
होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? लार ग्रंथि बोल दूं? ठीक है, होती है लार ग्रंथि, डिस्कस करेंगे अभी। लार ग्रंथि के बाद बताओ, गले में या फिर छाती में कोई ग्लैंड होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती हो? गले में होती है ग्लैंड, लेकिन डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, जिसको आप बोलते हैं थायराइड। डाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ेंगे। चलो पेट में आ जाओ। पेट में यहां पर, पेट मतलब स्टमक, स्टमक में कोई ग्लैंड होती है? आपने कहा बिल्कुल होती है सर, और स्टमक में एक बहुत बेहतरीन ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोल देते हैं इसे? जठर ग्रंथि बोल देते हैं। ठीक है, स्टमक से आगे कहां पर खुलना है? आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में कोई ग्लैंड होती है? आपने बोला सर छोटी आंत से बाहर की तरफ दो ग्लैंड होती है जो छोटी आंत के अंदर अपना सिक्रेशन डालती है। सिक्रेशन मतलब एंजाइम डालती है। छोटी आंत में तो नहीं, लेकिन छोटी आंत से बाहर की तरफ होती है। तो छोटी आंत से बाहर की तरफ आपके राइट हैंड साइड में एक ग्लैंड होती है जिसको आप बोलते हो आपका जिगरा, कलेजा। कितना कलेजा है, जिसको आप आपकी लैंग्वेज में क्या नाम दे देते हो बेटा? जिगर, और वैसे इसको नाम देते हैं लीवर। लीवर, यकृत, जिगर, कलेजा, बहुत सारे नाम है इसके। ये कहां पर खुलती है? छोटी आंत में खुलती है, इधर। और लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्लैंड और होती है यहां पर, ये वाली, जिसको आप, ये भी छोटी आंत में खुलेगी। इसका नाम होता है पैनक्रियाज। अगर आपने नाम सुना हो अभी, इसको क्या बोल देते हैं? पैनक्रियाज। हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। नाम सुना होगा अग्नाशय का। और लीवर को हिंदी में क्या बोल देते हैं? यकृत नाम दे देते हैं। ये छोटी आंत में खुलती है। फिर छोटी आंत के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती क्या? आप बोलेंगे सर छोटी आंत के अंदर भी एक ग्लैंड होती है, इस दीवार में, जो पीली कलर की जो मैंने नली बनाई है, इसकी दीवार के अंदर भी। जैसे अगर आपसे कहूं कि ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत, इसकी दीवार के अंदर भी कुछ ग्लैंड होती है अंदर की तरफ, जिनको कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हिंदी में क्या बोल दूं? इंटेस्टाइनल, मतलब इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत्र। हिंदी में क्या बोल देंगे इनको? आंत्रीय ग्रंथियां। क्या बोल देंगे? आंत्रीय ग्रंथियां बोल देंगे। तो क्रोनोलॉजी सीक्वेंस याद रखो। बताओ माउथ में कौन सी होगी? सलाइवरी या लार ग्रंथि। गले में कुछ है? नहीं है। स्टमक में कुछ है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। छोटी आंत में तीन होती हैं, एक तो छोटी आंत की दीवार में ही होगी, जिनको इंटेस्टाइनल या आंतरिक ग्रंथियां कह देंगे। बाहर से दो खुलेगी, राइट से तो लीवर खुलेगा और लेफ्ट से पैनक्रियास खुलेगा। ये सारी ग्रंथियां आपको यहां पर पढ़नी होती हैं। तो अगर मैं इन ग्रंथियों को पूरी की पूरी ग्रंथियों को या ग्लैंड्स को एक जगह अगर लिखूं, तो आपने जो साइड वाला लिखा था टूल्स, औजार, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके अंदर सबसे पहले नाम आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले लिख लेना सलाइवरी ग्लैंड, जिनको आपने हिंदी में नाम दे दिया लार ग्रंथि। बताओ दूसरा कौन सा होना चाहिए? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां, और तीसरा लीवर, चौथा पेनक्रियाज, और पांचवा लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। इसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय, और लास्ट वाली को बोलते हैं आंत्रीय ग्रंथियां। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी सारी चीजें हमको पढ़नी है, और पैरेलल पढ़ते हुए चलेंगे। पैरेलल का मतलब समझ रहे हो? जब हम, अभी एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूं आपको कि क्या हमारी अप्रोच रहेगी इस सिस्टम के लिए। लिख लिया? तो सिलेबस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आया नहीं है, हेक्टिक हो जाओ आप ऐसे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से है, बहुत सही तरीके से हो जाएगा सिलेबस। अब आए मुद्दे पे। देखो, तो मैंने आपसे पूछा कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने?
सर 2 पार्ट में डिवाइड किया। सर पहला कौन सा बताओ? डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचक अंग, तो मैंने इधर लिख दिया अंग। इधर मैंने क्या लिखा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको आपने हिंदी में क्या लिख दिया? जो भी पाचक ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां। पाचक अंग में आहार नाल है एक अंग, और उसके छोटे छोटे अगर आप और आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या जाएगा? माउथ, फिर क्या आ जाएगा? फेरिंग्स, फिर क्या आ जाएगा? ईसोफेगस, फिर आ जाएगा स्टमक, फिर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में मुख हो गया, ये ग्रसनी हो गई, ये ग्रसिका, ये आमाशय, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत। तो जब हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? माउथ। तो जब मैं माउथ स्टार्ट करूंगा तो बताओ माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड पढ़ाऊंगा? लार ग्रंथि। बताओ जब मैं दूसरे नंबर फेरिंग्स पे आऊंगा तो यहां पर कोई ग्लैंड होती है क्या? तो नहीं पढ़ेंगे। फिर ईसोफेगस में कोई ग्लैंड होती है क्या? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन स्टमक में तो होती है सर, बताओ कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, तो बताओ कौन सी ग्लैंड पढ़ाऊंगा? पहले लीवर, फिर पैनक्रियाज, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन कोई ग्लैंड नहीं होती, तो नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्रोनोलॉजी समझ में आ गई आपको? तो ऐसे पैरेलल पढ़ाते जाऊंगा मैं आपको। जब माउथ में पढ़ाऊंगा तो माउथ वाली ग्लैंड्स पढ़ा दूंगा, जब फेरिंग्स है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे। तो सबसे पहली हेडिंग आपके हिसाब से अब क्या होनी चाहिए? हमारी माउथ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में वही देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए माउथ, और हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। फिर भी अगर माउथ के अंदर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे बताओ? क्या क्या ऑर्गन ऐसे जो डाइजेशन में काम आ रहे हैं? दांत, जीभ, टंग, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सिर्फ एक क्लास में तो सिर्फ माउथ ही चलेगा, पूरा माउथ खत्म होएगा एक क्लास में, क्योंकि दांतों के बारे में, डेंटल फॉर्मूला, आप में कितने टाइप के दांत हैं, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइंस, इंसाइजर्स, है ना, ये सब के बारे में तो है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आज तो हमने सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन किया है, जो अपना टॉपिक है वो कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।